बहरे अहमर में ईरानी तेल टैंकर में जबरदस्त धमाका हुआ है। रॉकेट के जरिए दहशतगर्दाना हमले का अंदेशा जाहिर किया जा रहा है। यह हमला जिद्दा से 120 किलोमीटर फासले पर हुआ है। टैंकर को भारी नुकसान पहुंचा है। खबर के मुताबिक तेल समंदर में फैल रहा है। मकामी मीडिया के हवाले से यह खबर आ रही है कि तेल रसाव पर काबू पाने की कोशिश की जा रही है। और अब बात करेंगे चीनी सदर शी जिनपिंग और वजीर आजम मोदी की मुलाकात की। चीनी सदर शी जिनपिंग के इस्तकबाल के लिए पूरा शहर तैयार है। थोड़ी देर में चीनी सदर शी जिनपिंग चेन्नई एयरपोर्ट पहुंचेंगे। महाबलीपुरम में वजीर आजम मोदी और चीनी सदर शी जिनपिंग से गैर रस्मी मुलाकात होने जा रही है। दोनों लीडरान दहशतगर्दी, सलामती और तिजारती अदम तवाजुन पर बातचीत करेंगे और सरहदी मसले के हल के लिए खुसूसी नुमाइंदों की मुलाकात पर भी तबादला ख्याल करेंगे। चीनी सदर के दौरे के पेश नजर महाबलीपुरम में सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए हैं। 50,000 से जायद पुलिस एहलकार तैनात है। 50,000 से जायद स्कूली तलबा के जरिए चीनी सदर का खैर मकदम किया जाएगा। मुख्तलिफ मकामात पर सकाफती और तमद्दुनी प्रोग्राम का इनेकाद किया जाएगा। वाज़ेह रहे कि इंडो पैसिफिक दहशतगर्दी मामले पर दोनों ममालिक संजीदा है। वज़ीर आज़म मोदी और शी जिनपिंग की अगली मुलाकात 31 अक्टूबर ta 4 नवंबर के दरमियान बैंकॉक में मशरक़ी एशिया और आसियान चोटी कॉन्फ्रेंस में होगी। चेन्नई से हमारी नुमाइंदा पद्मा प्रिया इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुकी है। पद्मा, इस वक्त कैसा माहौल देखने को मिल रहा है चेन्नई में? अभी बस सब इंतजार कर रहे हैं चीनी राष्ट्रपति के आने के। बराबर 1:30 बजे यहाँ पे लैंड होगी उनकी फ्लाइट, और उनकी फ्लाइट जब यहाँ पे आएगी बाकी कोई भी फ्लाइट नहीं उड़ेगी चेन्नई के एयरपोर्ट में। वहां से सीधा वे आप पहुंचेंगे गिंडी में लोकेटेड ITC ग्रैंड चोला होटल पे। अभी उनको वेलकम करने के लिए होटल के ऑपोजिट साइड में रोड पे लंबी लाइन बनी है स्टूडेंट्स की। सारे स्टूडेंट्स सफेद रंग के, मतलब अमन के लिए इशारा करते हुए सफेद रंग के ड्रेस पहन के उनका वेलकम करेंगे चीनी राष्ट्रपति का। और इंतजाम की गई है तंजावुर बेस्ड नादस्वरम कचेरी का। नादस्वरम एक विंड इंस्ट्रूमेंट है, यहाँ का बहुत प्राचीन इंस्ट्रूमेंट भी है, तमिलनाडु के कल्चर से बहुत जुड़ी हुई है। आपको मालूम होगा भरतनाट्यम चेन्नई तमिलनाडु का कल्चरल सिग्निफिकेंट एक आर्ट फॉर्म है, उसमें यूज किया जाता है। यहाँ के सारे मंदिर में भी नादस्वरम कचेरी भगवान के ऑनर में होता है। और वैसे ही चीनी राष्ट्रपति को वेलकम करते हुए यहाँ से तंजावुर का कचेरी पहला होगा। और वो टीम 40 लोगों की टीम ITC ग्रैंड चोला होटल के बाहर तैयार रूप से खड़ी है। और होटल के एंट्रेंस में भी यहाँ पे एक्चुअली हर जो भी कोई शुभ मुहूर्त होती है तमिलनाडु में, यहाँ के कल्चर में केले के पेड़ और गन्ने का इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पे उन दोनों पेड़ का बहुत सिग्निफिकेंस है। उसको रख करके डेकोरेशन की गई है एंट्रेंस में। आज सुबह से पूरा चाइनीज डेलीगेट्स का जांच हो रहा है ITC ग्रैंड होटल में। सुबह से 3-4 बार चाइनीज सिक्योरिटी डिटेल आके पूरा चेक करके गए हुए हैं। और ITC ग्रैंड चोला होटल में राजराजा चोलन स्वीट, ग्रैंड स्वीट में रुकेंगे चीनी राष्ट्रपति। उनके साथ सिर्फ उनके डेलीगेट रहेंगे और पूरा 4 एकड़ का एरिया सिर्फ उनके लिए अलॉट किया गया है। जी प्रिया, क्या कुछ शेड्यूल्ड प्रोग्राम्स है जब चीनी सदर यहाँ पहुंचेंगे, तो क्या कुछ प्रोग्राम होने हैं? बिल्कुल पूरा प्लान किया हुआ है। यहाँ से शाम 4 बजे को निकलेंगे चीनी राष्ट्रपति महाबलीपुरम को। वहां पहुंचेंगे 5 बजे। शाम को 5 बजे पेनन्स ऑफ अर्जुन, इट इज अ बार रिलीफ स्टैचू। हिमालयन सीनरी को यहाँ पे एकदम टिपिकली बनाया गया है। एक इवनिंग इफ यू टेक ए स्ट्रॉल इन द हिमालयास, वहाँ पे क्या क्या जानवर देखने को मिलेंगे, कैसे उतरेंगे, कैसे पंछी उड़ेंगे, उन सब की रेप्लिका यहाँ पे इस बड़ी रिलीफ स्टैचू में आपको देखने को मिलेगा। और माना जाता है कि यहीं पे महाभारत युद्ध के बाद अर्जुन ने अपनी गलती को क्षमा मांगते हुए शिव जी को मन में रखते हुए यहाँ पे तपस्या की थी। तो इस माउंटेन को कहते हैं अर्जुन तपस या पीनन्स ऑफ अर्जुन। तो पहले उनकी मुलाकात वहां से शुरू होगी। यहाँ पे महाबलीपुरम में जो भी इट इज अ यूनेस्को हेरिटेज साइट, यूनेस्को इसको वर्ल्ड हेरिटेज साइट अनाउंस कर चुकी है। और ये महाबलीपुरम
1700 साल पहले चीनी और यहाँ पे राज करते हुए पल्लव वंश के राजाओं के बीच में जो भी आर्थिक व्यवस्था चल रही थी उसके लिए बहुत ही अहम जगह है। तो ऐसे में भी ये मुलाकात का यहाँ होना बहुत इम्पोर्टेंट समझा जाता है। बिल्कुल प्रिया, बेहद शुक्रिया आपका तमाम तफसीलात के लिए। आगे बढ़ते हैं। महाराष्ट्र में असेंबली इंतखाबात के मद्देनजर सियासी पार्टियों ने तैयारियां शुरू कर दी हैं। आज बीजेपी के सदर अमित शाह महाराष्ट्र के दौरे पर है। उन्होंने महाराष्ट्र के बुल्डाना में मुनक्किदा अवामी रैली से खिताब किया। इस मौके पर उन्होंने खिताब करते हुए कांग्रेस और एनसीपी की नुक्ताचीनी की। उन्होंने कहा कि एनसीपी और कांग्रेस अपने परिवार को चलाती है, जबकि बीजेपी और शिवसेना अवाम के तई संजीदा है। महाराष्ट्र के अंदर 21 तारीख को चुनाव हुआ है। दोनों ओर को खेमे लग चुके हैं। एक और मोदी जी के नेतृत्व में, देवेंद्र जी के नेतृत्व में, उद्धव ठाकरे जी के नेतृत्व में भाजपा और शिवसेना इकट्ठा खड़े हैं, आरपीआई खड़ी है और दूसरी ओर एनसीपी और कांग्रेस खड़ी दिखाई। मित्रों, ये दोनों गेमों का एक संस्कृति है। ये एनसीपी और कांग्रेस अपने परिवार के लिए चलने वाली पार्टियां है। भाजपा और शिवसेना देश के लिए चलने वाली पार्टी है। महाराष्ट्र की जनता ने ये तय करना है कि देश के लिए राजनीति में काम करने वाली पार्टियां चाहिए या अपने परिवार को आगे बढ़ाने वाली पार्टियां चाहिए। मित्रों, मैं आज महाराष्ट्र की जनता को कहने आया हूं, अभी अभी लोकसभा का चुनाव समाप्त हुआ। ये महाराष्ट्र की महान जनता ने भोले शंकर बाबा की तरह भारतीय जनता पार्टी पर कृपा कर दी। जितने डाल सके उतने कमल भाजपा की झोली में, मोदी जी की झोली में डाल दिए और मोदी जी फिर से देश के प्रधानमंत्री बने। हरियाणा असेंबली इंतखाबात के लिए कांग्रेस ने आज अपना मंशूर जारी कर दिया है। चंडीगढ़ में कांग्रेस की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, जिसमें सीनियर कांग्रेस लीडर गुलाम नबी आजाद और रियासती सदर कुमारी शैलजा भी मौजूद रही। मंशूर में खवातीन के लिए खुशी की खबर है। नौकरियों में खवातीन को 33% रिजर्वेशन देने की बात कही गई है। वहीं हरियाणा में रोडवेज में खवातीन को मुफ्त सफर की सहूलत भी दी जाएगी। आपको बता दें कि हरियाणा में 21 अक्टूबर को असेंबली इंतखाबात हैं, जिसके नताइज 24 अक्टूबर को आएंगे। सर्विस में और राजनीति में दोनों में किस तरह से हमारी बहु बेटियों और माओ बहनों को बराबर का हिस्सा मिले। 33% रिजर्वेशन की बात की गई है सर्विस में। एक बहुत इनकलाबी कदम है। शायद किसी भी राज्य में सर्विस में रिजर्वेशन का किसी ने वादा नहीं किया है 33%। इसी तरह से पंचायत में, म्युनिसिपैलिटीज में, कॉरपोरेशंस में 50% रिजर्वेशन महिलाओं के बारे में चर्चा की गई है। हाउस टैक्स में 50% की छूट अगर वो घर पत्नी के नाम पे। ये तमाम चीजें बहुत क्रांतिकारी कदम हैं और हमारे समाज में हमारे बहनों बहु बेटियों को जो सम्मान देना है उसके लिए एक बहुत बड़ा कदम, उनकी शिक्षा के लिए बहुत बड़ा कदम। हम दलित वर्ग के बच्चों को वजीफा देंगे। 1ली से 10वीं कक्षा तक 12,000 रुपया सालाना तथा 11वीं से 12वीं तक 15,000 रुपया सालाना हम वजीफे देंगे। हम बीपीएल परिवारों के घर निर्माण के लिए 1.5 लाख रुपया देंगे और जहां जो प्लॉटों से वंचित रह गए, इस सरकार ने एक भी प्लॉट नहीं दिया, उनको भी देंगे। 50,000 रुपया मरम्मत के लिए देंगे।
फर्जी डिग्री के मामले में अभिषेक बैनर्जी की तरफ से दायर नजरसानी की अर्जी पर दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट में सुनवाई हुई। कोर्ट ने अर्जी गुजार को जवाब देने के लिए कहा है। आपको बता दें कि मगरबी बंगाल की वज़ीर आला ममता बनर्जी के अभिषेक बैनर्जी भतीजे हैं। वाज़ेह है कि अभिषेक बैनर्जी ने फर्जी डिग्री के इल्जाम में जारी समन को सेशन कोर्ट में चैलेंज किया है। कोर्ट 16 नवंबर को इस मामले की सुनवाई करेगा। इस मामले में राउज एवेन्यू कोर्ट ने अभिषेक बैनर्जी को समन जारी किया था, लेकिन अहलिया की तबीयत खराब होने की वजह से अभिषेक बैनर्जी कोर्ट में पेश नहीं हो पाए थे। कल पाकिस्तान की जानिब से पुंछ जिले में एलओसी के कारामारा और शाहपुर में गोलाबारी की गई, जिसमें 2 आम शहरी जख्मी हो गए थे, जिन्हें देर रात पुंछ के राजा सुखदेव सिंह जिला अस्पताल में मुंतकिल किया गया था, जहां दोनों जख्मी जेर इलाज है। जख्मियों की शिनाख्त कारमारा के रहने वाले 75 साला नूर मोहम्मद, शाहपुर के 43 साला शमीम अख्तर के तौर पर की गई है। सीज फायर वायलेशन किया गया, जिसमें हमारे करमाना में 1% जो जख्मी हुआ उसको स्प्लिट इंजरी हुई है। इसी तरीके से बांडीचिचिया में भी एक लेडी जो है उसको स्प्लिट इंजरी हुई है। तो हमारे 2 इंजर्ड हुए इसमें और जिनको डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल लाया गया है यहाँ पर, और यहाँ पर इलाज चल रहा है। फौरी तौर पर रेड क्रॉस से उनको राहत प्रोवाइड की जाती है। और ये 6-7 बजे के करीब इतनी भारत हुई है कि दुनिया का सांस लेना मुश्किल हो गया। 3-3, 4-4 महीने हो चुके हैं सर। ये भयंकर जो शुरू किए 6-6 महीने हो चुके हैं, वो अभी तक कंप्लीट नहीं है। एक आदमी, क्या नाम क्या है? नूर मोहम्मद बोलते कमी, उम्र 75 साल है। श्रीनगर के अक्सर इलाकों में आज भी दफा 144 नाफिज है। जुमे के पेश नजर शहर खास के कुछ मकामात पर बंदिशें आयद कर दी गई हैं ताकि अमन अमान की सूरत हाल बरकरार रहे। वहीं दुकानें और तिजारती मराकज मुस्तकिल बंद है। ताहम लाल चौक इलाके में सुबह के औकात दुकानें खुली नजर आई, जबकि टेलीमौसलात मुसलसल ठप है, जिसकी वजह से लोगों को दिक्कतों का सामना है। बाबरी मस्जिद तनाज़े को एक बार फिर सालसी के जरिए हल करने की कोशिश शुरू हो गई है। इसी ज़मन में लखनऊ में इंडियन मुस्लिम फॉर पीस का एक इजलास हुआ, जिसमें अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के साबिक वाइस चांसलर लेफ्टिनेंट जनरल ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला जो भी आए, मुसलमानों को राम मंदिर की तामीर के लिए हिंदू बरादरान को दे देना चाहिए, क्योंकि मुसलमानों के हक में फैसला आने के बावजूद अयोध्या में मस्जिद बनाना नामुमकिनात में से है। जो कुछ भी फैसला सुप्रीम कोर्ट दे, साफ साफ यानी पंचायती फैसला बिल्कुल नहीं होना चाहिए, क्योंकि फिर वो जंग की उसमें शुरुआत हो जाएगा। पंचायती फैसला हमें नहीं चाहिए, साफ साफ फैसला। और जैसे लोगों ने ये पेश किया है कि अगर मुसलमान जीत गए तो उनको अपने हिंदू भाइयों से कह देना चाहिए कि जमीन आपकी है, हम आपको दे देते हैं। मेरे ख्याल से इसमें सबका फायदा होगा। अगर मुसलमान जीत भी गए तो क्या वो मस्जिद बना सकेंगे वहां? गैर मुमकिन है। तो अगर जीत गए तो साफ साफ कह देना चाहिए ये जमीन हम हिंदू भाइयों को दे रहे हैं। इसी से अमन रहेगा और हमारे मुल्क की एकता बनी रहेगी। मस्जिद एक्शन कमेटी के कन्वीनर जफरयाब जिलानी का कहना है कि जो लखनऊ में मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की मीटिंग होने जा रही है वो मामूल के मुताबिक है। वहीं उन्होंने एएमयू के साबिक वाइस चांसलर लेफ्टिनेंट जनरल जमीरुद्दीन पर भी निशाना साधा। उन्होंने कहा कि जमीरुद्दीन को मुसलमानों में मादूद चंद लोग जानते हैं। ये वर्किंग कमेटी की रूटीन मीटिंग है, हर 3-4 महीने में होती है। इधर जो कि हज का मौसम था तो कुछ देरी हो गई, हज का ख़त्म हो गया है तो वो हो रही है। उसमें सारे वही एजेंडे हैं जो हर मीटिंग में होते हैं। दारुल क़ज़ा का मसला, इस्लाह माशरा का मसला और बाबरी मस्जिद के मुकदमात के ताल्लुक़ से उसकी रिपोर्ट और पर्सनल लॉ से मुतालिक दीगर मुकदमात की रिपोर्ट, ये सब चीज़ें हैं। कोई नई चीज़ नहीं है हमारे वहाँ। और ये तो इत्तेफाक है कि मीटिंग जब हो रही तो बाबरी मस्जिद के मुकदमे की बहस भी चल रही। हम क्या करें, हमें तो मीटिंग करना थी। पिछली मीटिंग जो हुई थी वो रमज़ान से पहले हुई थी, अरबन मार्च या अप्रैल में। तो हमारे यहाँ उसके बाद ये तरीक़ा होता है कि ईद के बाद फिर लोग हज के लिए जाते हैं,
तो उस ज़माने में नहीं किया थी ताकि लोग आ जाएं वापस। तो अब हज का मौसम ख़त्म हुआ है तो अब वो मीटिंग रखना पड़ेगी। हम तो पर्सनली उनमें से बहुत से लोगों को जानते हैं, मुझे पता नहीं कि कौन लोग ज़्यादा और थे इसके अलावा, लेकिन 8-10 लोगों को जानता हूँ। खुद ज़बीउद्दीन शाह को भी जानता हूँ जो वाइस चांसलर रहे हैं, लेकिन इनको मुसलमान कितना जानते हैं? 0.01% मुसलमान भी नहीं जानते हैं। ऑटो सेक्टर का बहरान जारी है। सितंबर के महीने में भी इस शोबे में प्रोडक्शन और सेल्स में गिरावट देखी गई। सोसाइटी ऑफ ऑटो मैन्युफैक्चरर्स के जरिए ताज़ा एदाद-ओ-शुमार के मुताबिक पिछले महीने पैसेंजर कारों की फरोख्त में 23.69% की गिरावट दर्ज की गई, जबकि प्रोडक्शन में 18.12% की कमी दर्ज की गई है। दोपहिया गाड़ियों की पैदावार और फरोख्त में भी गिरावट दर्ज की गई है। सितंबर में दोपहिया गाड़ियों की प्रोडक्शन में तकरीबन 18 जबकि सेल्स में 22% की गिरावट दर्ज की गई है। यूपी पीसीएस 2017 के नताइज का ऐलान हो चुका है। इस मर्तबा 676 उम्मीदवार पीसीएस में कामयाब हुए हैं। अमित शुक्ला पीसीएस 2017 के टॉपर है, जबकि अनुपम मिश्रा दूसरी रैंक पर है और मीनाक्षी पांडे ने तीसरा मकाम हासिल किया है। यूपी पीसीएस 2017 के नताइज में मुस्लिम उम्मीदवारों की कारकर्दगी मायूसकुन रही है। 676 उम्मीदवारों में से सिर्फ 11 मुस्लिम उम्मीदवार ही कामयाब हुए हैं। बुशरा बानो ने 6वीं पोजीशन हासिल की है, जबकि उस्मान, अबरार आलम, कहकशा अंजुम, मोहम्मद इरफान, जसीमा खान, मोहम्मद जीशान मलिक, शबिस्ता इतरत, मोहम्मद साकिब खान, सना आफरीन और आफ्ताब आलम भी कामयाब हुए हैं। यूपी पीसीएस में 5वें मकाम हासिल करने वाली निधि से हमारे नुमाइंदे फरीद शमशी ने बातचीत की। मेरे साथ इस वक्त निधि डोडवाल हैं जो यूपी पीसीएस में सिलेक्शन हुआ है, 5 रैंक पे आई हैं। ये बात करता हूँ निधि, पहले तो आपको न्यूज़ 18 की तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू। निधि, क्या कैसे महसूस कर रही हैं आप इसको? बहुत अच्छा फील कर रही हूँ। अभी बताइए कैसे तैयारी की? तैयारी पहले तो मैंने यूपीएससी में अटेम्प्ट दिया था, उसमें नहीं हो पाया था। फिर इसमें मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट है तो इसमें सेल्फ स्टडी मैंने किया था और मैंने कोई टेस्ट सीरीज भी इसमें नहीं ली थी। इंटरव्यू में मॉक लिया था। तो आपके परिवार में किस किस का सहयोग रहा यहाँ तक पहुँचाने में? पूरी फैमिली का ही सहयोग रहा। पापा मम्मी बहुत इंस्पायरिंग है, बहुत हेल्पफुल है, बहुत पेशेंस रखा उन्होंने मेरे साथ, काफ़ी पेशेंस उन्होंने रखा, हमेशा इंस्पायर किया। वो बोलते थे कि बेटा अगर नहीं हुआ तो कुंभ का मेला नहीं है। तो आपके पापा तहसील में हैं, लेखपाल हैं, मम्मी आपकी हाउसवाइफ हैं, तो और कौन कौन परिवार में किस किस का कैसा सहयोग रहा? भाई बहन ने भी बहुत सपोर्ट किया, फ्रेंड्स ने भी सपोर्ट किया और मेरे फियांसे ने भी सपोर्ट किया। जो आपकी एंगेजमेंट ऑलरेडी हो चुकी है? हाँ। इसके बाद अब आगे और क्या क्या तैयारियां हैं? अभी तो फिलहाल मेरी शादी आने वाली है। हाँ, फिर उसके बाद देखती हूँ यूपीएससी करना है। अभी सोचूंगी, एक्चुअली अभी कुछ समझ नहीं आ रहा। किसी तरह की समस्या परेशानी आई आपके आगे? हाँ, काफ़ी। ये यूपी में क्या होता है ना, हटता रहता है एग्ज़ाम। तो मेंस एग्ज़ाम 2-3 बार हटा, तो उसमें काफ़ी प्रॉब्लम आता था, लो फील हो जाता था, लगता था यार हो भी पाएगा या नहीं, इसका तो ये होता, कोर्ट में केस चला गया, तो काफ़ी प्रॉब्लम आती थी, लो फील होता था, लेकिन हो गया। तो उम्मीद थी आपको आप इस रैंक पे आ जाएंगी? इस रैंक पे उम्मीद नहीं थी, लेकिन नहीं, मतलब 5th रैंक आ जाएगा ये तो उम्मीद नहीं थी, लेकिन लगता था एसडीएम फर्स्ट की ऐसे, मतलब ओवर एस्टिमेट करना ठीक नहीं लगता था ना, तो क्योंकि कंपटीशन है, हम दूसरे कॉम्पिटिटर्स को नहीं जानते, तो ये था कि लिस्ट में नाम तो होना चाहिए और फीलिंग आ रही थी कि एसडीएम भी होना चाहिए, लेकिन 5th रैंक होगी ये नहीं पता। तो निधि डोडवाल की बात हुई, परिवार के साथ हैं, फादर इनके लेखपाल हैं, मुरादाबाद तहसील में हैं, कांट तहसील में मुरादाबाद की। एक परिवार में खुशियों का माहौल है, आप देख सकते हैं सभी लोग खड़े हैं और मुबारकबाद देने के लिए भी आस पड़ोस के लोग आ गए हैं। मिठाई भी खिलाने की शुरुआत होने वाली है, अभी अभी लोगों को पता चला है, तो अभी परिवार में बस लोगों का आना जाना शुरू हुआ है, एक दूसरे का मुंह मीठा कराया जा रहा है, तो परिवार में खुशी की बात है। उनकी परिवार की एक होनहार बेटी आज परीक्षा में पास हुई है, 5वां स्थान मिला है। लोग बेटियों को बोझ समझते हैं, लेकिन मुरादाबाद की इस बेटी ने ये करके दिखा दिया कि बेटियां बोझ नहीं होती, बेटियां
परिवार का, माता पिता का नाम रोशन करती हैं। कैमरा पर्सन अब्दुल वाजिद के साथ फरीद शमसी, न्यूज़ 18 मुरादाबाद। मुंबई के हज हाउस में हाजी इंफॉर्मेशन सेंटर का कयाम अमल में आया है। इस कॉल सेंटर के जरिए आज़मीन हज हर किस्म की मालूमात हासिल कर सकते हैं और परेशानियों का अजाला भी कर सकते हैं। हज कॉल सेंटर आज़मीन हज के लिए 24 घंटे सर्विस फराहम की जाएगी। आज़मीन हज 022220770 पर बराह रास्त हज कमेटी के कारकुनान से राब्ता कर सकते हैं और अपनी शिकायत और परेशानी को दूर कर सकते हैं। हमारे नुमाइंदे मोहिउद्दीन ने हज इंफॉर्मेशन डिजिटल कॉल सेंटर का जायजा लिया और हज कमेटी के सीईओ से मकसूद अहमद से बात की। आपने किसी मल्टीनेशनल कंपनी में कॉल सेंटर तो देखा होगा, लेकिन अब ये कॉन्सेप्ट आ चुका है हज हाउस में। जी हाँ, हाजियों की परेशानियों को दूर करने के लिए मुंबई में हज कमेटी ने जो है वो कॉल सेंटर बनाया है और इस कॉल सेंटर में जो है वो हाजी को होने वाली तमाम के तमाम परेशानियों की इंफॉर्मेशन दी जाएगी और उनकी परेशानियों को हल करने की कोशिश की जाएगी। ये इनिशिएटिव लिया गया है हज कमेटी के ज़रिए और आज इस कॉल सेंटर का पहला दिन है। हज कमेटी ने जो है ये कॉन्सेप्ट पर काम करने का अमल तो गुज़िश्ता साल से शुरू कर दिया था, लेकिन इस साल इस कॉन्सेप्ट को जो है वो अमली जमा पहनाने में हज कमेटी कामयाब हो गई है। सुबह से लेकर रात 8 बजे तक ये कॉल सेंटर के में जो है वो तमाम की तमाम इंफॉर्मेशन और तमाम की तमाम परेशानियों के अजाले के लिए ये 10 अफराद की टीम यहाँ मौजूद है। बाकायदा सॉफ्टवेयर हैं यहाँ पर, जो सॉफ्टवेयर जो है वो शिकायतों का अजाला करते हैं। जो आज़मीन हज की परेशानियाँ होती हैं उनको जो है वो दूर करने की कोशिश की जाती है और सवालात के जवाब दिए जाते हैं। हमारे साथ जो है यहाँ पर हज कमेटी ऑफ इंडिया के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर मकसूद अहमद खान साहब मौजूद है कि बहुत ही निराला कॉन्सेप्ट है आपका, इससे पहले कभी इस तरह की चीज़ें नहीं हो पाई है। एक कॉर्पोरेट लेवल आप देना चाह रहे हैं हज कमेटी को? हाँ जी, हमारे पास हाजियों की अक्सर ये शिकायत रहा करती थी कि हमारे पास 5 लोग हम लोग रिसेप्शन पर बिठाया करते थे, तो 5 कॉल के बाद हाजी को कोई इतला नहीं जाती थी। तो हमने एक टेक्नोलॉजी से इक्विप्ड IVR टेक्नोलॉजी पे बेस किया हुआ एक कॉल सेंटर यहाँ इस्टेब्लिश किया है, जिसमें हमारे 10 एम्प्लॉयज़ कम से कम यहाँ हमेशा बैठे रहेंगे और उन लोग एट ए टाइम 10 हाजियों के क्वेरीज़ को वो सॉल्व करेंगे और बाकी के हाजी वेटिंग में रहेंगे, उनको इन्फॉर्मेशन जाती रहेगी। इसमें कॉल इनपुट है, कॉल आउटपुट है, रोबो कॉलिंग है, जो वॉइस मैसेजेस हमारे पास से जाएंगे, टेक्स्ट मैसेजेस जाएंगे, हाजियों को कनेक्टेड रहेगा और जिस किसी हाजी का हम कॉल अगर नहीं ले पाए तो उसका लिस्ट यहाँ रहेगी, उसका रजिस्ट्रेशन रहेगा, डाटा रहेगा यहाँ से। जब भी जैसे ही ये यूज़र फ्री हो जाएंगे तो उसको कॉल बैक करेंगे। तो एक कोशिश की गई है कि हाजियों को कोई तकलीफ ना हो। नाजरीन, बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। हमें दीजिए इजाजत। आदाब।